मैंने अपनी इंजीनियरिंग में कभी पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने टीचिंग करियर कभी सोचा ही नहीं था सर। तो सर अचानक से फिर मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार पढ़ाना है? सर ये मोटिवेशन मतलब इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने कोडिंग सीखी, मेरे को बहुत मज़ा भी आता था और मैं कॉलेज में एज ए गेमर फेमस था। बहुत सर जिसे कहते हैं ना खतरनाक वाले गेमर थे, कंप्यूटर गेमर। मैं और मेरा एक फ्रेंड था ध्रुव, उसे बुलाया, सारा स्टाफ था, पूरा हॉल था। मैंने सबके सामने सर उसे सुनाना स्टार्ट किया, बिल्कुल उसके सामने खड़े होके। तो मैंने कहा बेटा मैं ये सब भूल जाऊँगा, मैं मारूंगा, ये याद नहीं रखूँगा तो लड़की है। कई यंगस्टर्स जो हैं जैसे आपके भी और मेरे भी पढ़ाए हुए बच्चों के पढ़ाए हुए बच्चे अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो हम तो भीष्म पितामह टाइप हो गए, है ना। तो वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर टीचिंग लाइन में पैसा बहुत है ना, तो सर हम भी आ जाएं। तो मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ कोटा के फिजिक्स के द कट्टर एडवांस टीचर, कट्टर एडवांस जिसे कहते हैं, द फेमस मनी सिंह टाक सर, जो बच्चों के बीच में एमएसटी सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने बीटेक की प्रिपरेशन कैसे की, कब पढ़ाना शुरू किया, सब चीजें जानेंगे मनी सिंह टाक सर के बारे में। तो यहाँ मनी सिंह टाक सर की एक तरीके से आपको सब कुछ पता चलेगा कि उनका अभी तक का करियर, अभी तक उनका जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया वहां से बीटेक और बीटेक से टीचिंग करियर, ये पूरा सफर हम इस जो पॉडकास्ट है इसमें कवर करने वाले हैं। तो आई वेलकम मनी सिंह टाक सर अमंग अस। थैंक यू सर। सर अरे बड़े खुश होंगे आपको देखकर आज। सर थैंक यू। लेकिन जैसा सर ने इंट्रोडक्शन दिया, सोचिए मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि कट्टर एडवांस टीचर का इंट्रोडक्शन कट्टर क्यूब एडवांस टीचर दे रहे हैं सर आशीष सर। सर वाकई में मतलब आपके साथ ये प्रकाश करना मेरे लिए सम्मान की बात है सर। सर तो क्यूब है कट्टर नहीं सर, ये और हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हम सब बच्चों के लिए, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन सबके लिए भी एक सम्मान की बात है कि आज हम उनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पढ़ाना कब से स्टार्ट किया सर? सर मुझे लगता है कि आज आशीष सर रैगिंग लेने वाले हैं मेरी और मेरी पोल खोलने वाली है बहुत सारी। इवन जो 18 साल से सर मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं बच्चों को जनरली ये बोलता हूँ आजकल कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे कब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है इससे आप पढ़ा रहे हैं, नहीं तुम्हारे पैदा होने से पहले सर पढ़ा रहे हैं। तो सर लेकिन ये है कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट भी होंगे, अगर वो पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, आज उनको बहुत मजा आने वाले हैं कि वो मेरी बहुत सारी पोल आप खोलने वाले, आज आशीष सर रैगिंग लेने वाले हैं। तो जो सर का क्वेश्चन था कि सर आपने कब सोचा पढ़ाना, मैंने अपनी इंजीनियरिंग में कभी पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने टीचिंग करियर कभी सोचा ही नहीं था सर। तो सर अचानक से फिर मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार पढ़ाना है? मतलब सर ये मोटिवेशन मतलब इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज शायद वही को जानने के लिए हम हैं सर आज यहाँ के, जो किसी को नहीं पता वो आज हम जानना चाहते हैं आपके। सर इवन मैंने कभी मेरे जो जो स्टूडेंट्स हैं, इवन वो भी जब आजकल मिलने आते हैं, पार्टीज करते हैं, सब करते हैं, उनको तक किसी को नहीं पता है, मेरे बहुत क्लोज वंस को पता है। सर बहुत कांड किया मैंने अपनी लाइफ में। भाई देखो कितनी खुफिया जानकारी लेकर आए हम तुम्हारे लिए, ठीक है ना। थैंक यू बोलो नीचे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू लिखो। तो सर बेसिकली मेरा कॉलेज में जो एम था वो बहुत प्रिसाइजली एम था कि मेरे को यूएस जाना है, मेरा फिक्स था। और मैंने मैकेनिकल ब्रांच थी, लेकिन मेरे कॉलेज में जाने के बाद मुझे लगा कि सीएस मेरे को ज़्यादा अपील करता है, क्योंकि जैसे मैंने लैंग्वेज वगैरह सीखी, मेरा बहुत एक्सपर्टीज थी और गेमिंग में ही जाना है मुझे, कोडिंग वगैरह में। तो मेरे लिए फिक्स था। तो मैंने फाइनल ईयर में जीआरई भी लिखी। जीआरई का जो मेरा बैच था उसमें 30 स्टूडेंट में मैं टॉपर था। कैट की तैयारी भी कर रहा था, कैट में मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल भी आई थी। लेकिन उस समय मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। मतलब आप मैकेनिकल में थे और सीएससी सोच रहे थे? हाँ मैं सीएस सर, क्योंकि मेरे को गेमिंग का बहुत शौक था, कंप्यूटर गेमिंग। तो आप ब्रांच स्विच कर रहे थे या? हाँ सर, मेरा ये था कि मैं अब जो फर्दर डिग्री मास्टर्स जो करूंगा वो कंप्यूटर साइंस में करूंगा। गजब, मतलब यार एकदम ट्रेड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा फर्स्ट ईयर के बाद ही मुझे और सर जैसे कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कौन सी ब्रांच ज्यादा सुटेबल होगी, मुझे फर्स्ट ईयर 1 साल परस्यू करने के बाद मुझे लगा कि मैं पहले मुझे मैकेनिकल का शौक था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं मैं सीएस के लिए बनाऊं, क्योंकि मेरे को कोडिंग में बहुत मजा आता था। तो मतलब कहना चाहिए कि पहले साल समझ नहीं आया, कि पहले साल लग रहा था जब बीटेक करने से पहले कि यार मैकेनिकल मेरे लिए सही है, लेकिन जब आप पढ़े वहाँ मैकेनिकल के साथ थोड़ा वक्त बिताया तो आपको लगा नहीं यार कंप्यूटर साइंस इज माय लव।
कंप्यूटर साइंस इज माई लव। लेकिन फिर आप वो 3 साल मैकेनिकल हाँ सर, उसमें अच्छा रहा, लेकिन मैं साइड में अपनी लैंग्वेजेस और जैसे C++, VB, जावा, ये मैंने काफी अच्छे से इनमें कोडिंग सीखी थी। ओके। तो मैंने कोडिंग सीखी, मेरे को बहुत मजा भी आता था, और मैं कॉलेज में एज ए गेमर फेमस था। अच्छा। बहुत हम लोग बहुत मतलब बहुत सर जिसे कहते हैं ना खतरनाक वाले गेमर थे, कंप्यूटर गेमर। मैं और मेरा एक फ्रेंड था ध्रुव। तो फाइनल ईयर तक मेरा यही एम था कि यूएस जाना है, फर्दर CS करना है। मैंने कैट का पेपर दिया, कैट में बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, लेकिन उस समय इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि अभी मैं ये देख लेता हूँ, करियर तो बाद में बना लूंगा, अब क्या देख लेता हूँ वो मेरे हिसाब से सर जनता या आप समझ गए होंगे। तो मेरा पूरा फोकस वहां था। तो मेरे घर वाले बहुत कंफ्यूज थे कि इसको GRE करनी है, कैट करनी, करना क्या है, क्योंकि मैंने वहां से बहुत सारे कॉलेज से मेरे को कॉल आ गया था। तो GRE भी आपने फोड़ दिया, आपने कैट भी फोड़ दिया, और और आपने मैकेनिकल्स की बजाय कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा आगे करियर करेंगे, परस्यू करेंगे आप, बिल्कुल सर, है ना। और आप एक बहुत तगड़े गेमर भी थे। गेमर था। और सर गेमर थे अपने बीटेक में, बीटेक से पहले नहीं, है ना। हाँ, मतलब बीटेक के जब तैयारी कर रहे थे तब वो पढ़ाई कर रहे थे ढंग से, बिल्कुल। है ना? तो डोंट गेट हिम रॉन्ग। हाँ सर, लेकिन मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ये शायद इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाएगा। कई यंगस्टर्स जो हैं, जैसे आपके भी और मेरे भी पढ़ाए हुए बच्चों के पढ़ाए हुए बच्चे अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हम तो भीष्म पितामह टाइप हो गए, है ना। हाँ, तो वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर टीचिंग लाइन में पैसा बहुत है ना, तो सर हम भी आ जाएं। तो मैं उनको एक चीज कहता हूं, अगर पढ़ाने में तुम्हें मजा आ रहा है सिर्फ तभी आओ, अदरवाइज मत आओ, क्योंकि आप 2-3 साल छलावा कर सकते हो। वही चीज जब आपको 15-20 साल पढ़ानी है और उसके बाद भी आप जोश से पढ़ा रहे हो, हाँ, उसी जोश से, और उसी जोश से सिखा पा रहे हो, क्योंकि हर साल बच्चा नया है। आप में बच्चे से ज्यादा एनर्जी है, वो तभी हो सकता है जब आप टीचिंग को पसंद करते हो। आज आप मेरी बिल्कुल पोल खोल रहे हो सर, खतरनाक वाली रैगिंग, और वो भी चीज सर। चलिए सर, हाँ बताइए फिर आगे आगे। सर ये इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादातर किससे तो सेंसर्ड है तो मैं बोल नहीं सकता, तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा कम हो वो बता दो। हाँ सर, तो इसमें ये बेवकूफ वाला सर, मेरे ये बेवकूफ वाला इंसिडेंट ज्यादा है। तो उसमें सर जब मैं GRE की तैयारी कर रहा था, तो टॉफिल और GRE का मैंने डेट ले ली थी एग्जाम की, और मेरा एम था कि US जाना है, पढ़ना है, CS में परस्यू करना है। तो घर वाले क्लियर थे कि भाई क्या है, तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया, डेट ले ली। तो मैं ऐसे ही कॉलेज में मस्ती में घूम रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि यार तूने पासपोर्ट बनवा लिया क्या। मैंने कहा पासपोर्ट तब बनवाएंगे जब US जाऊंगा यार, अभी क्यों, अभी थोड़ी ना, जब नंबर आ जाएगा, कॉल आ जाएगा तब बनाएंगे। हाँ, फिर तो उसने कहा बेवकूफ गधे, पासपोर्ट उसका आई कार्ड है, वहां जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट चढ़ेगा वो पासपोर्ट नंबर पे चढ़ेगा, तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और तो उस समय सर फीस भी मेरे ख्याल से 12-15 हजार रुपए फीस होती थी। नहीं, वो GRE की एग्जाम की। पासपोर्ट तो शायद ऐसे ही बन जाता, हाँ, कॉलेज में वो सब होता था। हाँ, तो लेकिन सर उस समय 1-1.5 महीना लगता था, और मेरी डेट जो थी GRE की उसमें 15-16 दिन बचे थे। मैंने घर वालों को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, उनका दिमाग खराब, उनका चलो अर्जेंट बनवाते हैं। अब घर वालों ने अपनी चेक वेक लगवाई कि भैया अर्जेंट पासपोर्ट होता है, उसमें कोई गजेटेड ऑफिसर आपकी गारंटी ले ले, इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक पर्सन है उनके पास तुम चले जाओ, वो पासपोर्ट बना देंगे, ये डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ। उन्होंने कहा कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और जो भी आपने ईयर लॉन्ग, जैसे मैं क्रिकेटर आता तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। सर वहाँ पे मैं जानता हूँ आप MNIT जयपुर से पास आउट हैं। MNIT जयपुर से। MNIT जयपुर से। MNIT अच्छा, वहाँ पर उस कॉलेज में MNIT में ही पढ़ रहे थे तब? हाँ, MNIT पढ़ रहा था सर, मैं कॉलेज में ही था, फाइनल ईयर में ही था। ओके, बिल्कुल सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये सारी चीजें लेके चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गया, कॉलेज में बेफिक्र हो गए थे। तो सुबह मेरे को जाना था, मैंने अब अपना सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और कॉलेज की मार्कशीट ये सब ढूंढी, मेरे को कुछ नहीं मिला। एक फोल्डर था वो मिला कि नहीं सर। ये आज बच्चों के सामने से बहुत बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि कोटा में तो मैं होना, आपका फोन नहीं आया? सर बहुत बहुत गंदे काम किए मैंने, ठीक है। तो मैं फोल्डर ढूंढने जा रहा हूँ, सारे दोस्तों के यहाँ गया, इधर गया उधर गया। कि आपका फोल्डर कहीं उनके रूम पे ना था? हाँ, फोल्डर ऐसा हो सकता, क्योंकि क्या है सर, उस समय हमारे फाइनल के स्टार्ट में कैंपस हुआ करते थे, तो कैंपस के लिए आप सारे एक साथ रखते हो। बिल्कुल। तो वो मेरे को ये तो था, याद था कि वो फोल्डर, क्योंकि कैंपस जब हुआ था हमारा था तो मेरे पास ही, मतलब है ना। हाँ सर, वो बड़े अच्छे से लेके जाते थे हम लोग। तो मैंने सारी एक फोल्डर में, बढ़िया फोल्डर था, उसमें सारी चीजें जमा दी थी। और जब कैंपस हुआ हमारा, और कैंपस हो गया था, जब कैंपस हो गया
तो उधार की टाई खरीदी हुई थी, उधार का सफेद शर्ट था, ये सब उधार के थे सर। कॉलेज में तो हम ऐसे ही घूमते थे, तो वो सब फेंक दिया और फोल्डर किसी दोस्त के यहाँ रख दिया और पार्टी करने चले गए। तो आप बच्चों को अपने आप पे सर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने गर्व कि यार हम तो उससे आज तक हम ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आपको देख के उनको कुछ सुकून मिल रहा होगा यार। सर लेकिन हाँ मतलब ये किस्सा तो उसमें मेरे को मतलब इस किस्से में ऐड ऑन करूँ, लेकिन मैंने एक चीज देखी, टीचिंग से बच्चों को तो फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझ में बहुत मैच्योरिटी आई। सर ये फोल्डर मिला नहीं क्या फिर? नहीं सर, फिर हमने ढूंढा, तो हमने बहुत जगह ढूंढा, तो पता चला यहाँ रखा था, वहां रखा था, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। फिर 2 महीने पहले कैंपस हुआ था, मैं भूल गया था। फिर एक दोस्त ने कहा कि यार अभी कुछ टाइम पहले अपन ने सारी ये रद्दी बेची थी और उससे पार्टी की थी। ओ भाई ये तो गजब है भाई। तब तक मुझे आशा थी कि मिल जाएगा। उसने कहा कि यार अपन ने कुछ टाइम पहले सारी रद्दी इकट्ठी की थी, पैसे खत्म हो गए थे पार्टी करने के। तो हमें दिखता था कि यार कैसे पार्टी करें, तो बोले ये सब पड़ा है तो उसमें तो नहीं चला गया। तो हमने कहा यार ये रद्दी बड़े काम की चीज है। तो हमने सारे कमरे से रद्दी इकट्ठी करके बेची थी और उससे कुछ पैसे आए थे और कुछ थे, तो हमने पार्टी की थी। तो मुझे गया लग गया और वो हमें रद्दी बेचे हुए 15-20 दिन हो गए थे। फिर मैंने घर वालों को बताया, घर वालों ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, भजन सुनाया होगा फिर? बहुत सुना है। उन्होंने कहा तुझे ये नहीं पता कि जीआरई के लिए पहले पासपोर्ट वहां लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं है। उन्होंने कहा तुम 10th पास नहीं है ऑफिशियली, हाँ तुम ऑफिशियली 10th पास नहीं हो, 10th की मार्कशीट नहीं तुम्हारे पास। तो सर मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी सर रेजोनेंस से करियर की शुरुआत की थी। और वहाँ स्टार्टिंग में मैं डाउट्स पे रहा था। तो 2 महीने बाद मेरे को एक बैच मिला था, और वो 2 महीने जब मैं डाउट पर आता तो उस समय ही मेरे को थोड़ा मजा आने लग गया था बच्चों को डाउट बताने में। और तो मेरे को पहला बैच मिला, बहुत लोअर बैच था, सेकंड फेज था 11th का, उसका बहुत लोअर बैच था। उस समय बहुत ज्यादा क्राउड हुआ करती थी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो उस समय रैंक 2 रैंक 5 भी आई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद सर ये हुआ, जब ईयर एंड हुआ, जब साल खत्म होने आया, तब मेरे पास फर्स्ट फेज का सेकंड बैच था सर, सेकंड टॉप बैच। और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मिरेकल वाली चीज थी। इसके लिए मतलब मैं सोच नहीं सकता कि 2 महीने आपको सेकंड टॉप बैच दे सर, साल ईयर खत्म होते होते बताइए, मेरे पास 11th का सेकंड टॉप बैच आ गया था। जबकि उस समय सर बैच अगर मैं काउंट करूं तो 70-80 होते होंगे, बिल्कुल, दोनों फेस मिला के। और उसमें फिर आपको एकदम ऐसे दे देना, मतलब ये डेफिनेटली आप में काबिलियत रही होगी, तभी पूरा सिस्टम ने आप पर बिलीव किया और ऐसे दे सर। और उस बैच से बच्चे भी मतलब बहुत, मतलब उस बैच के मैक्सिमम बच्चों का आईटी में सिलेक्शन हुआ, मैक्सिमम। जो कि मैं मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं तो 100% बोलता, लेकिन क्या अब इतना पुराना मेरे पास डेटा, उस समय हम ध्यान वो नहीं रखते थे। लेकिन जितने बच्चे मेरे से उस बैच के मेरे से कनेक्टेड थे, सबका सेलेक्ट हुआ। एक तपस्या नाम की लड़की थी, वो अंडर 100 भी आई। दिस वाज द फर्स्ट सिलेक्शन जो आपने दिया आपके बैच से। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि तो ये तपस्या जो थी आपके, वो सेकंड टॉप मोस्ट बैच में थी जब आपने? हाँ बिल्कुल, हाँ सर, है ना, वो सेकंड मोस्ट टॉप बैच में थी। और मतलब वो टॉप 100 में भी आई, और उसने फर्स्ट बैच के बहुत सारे बच्चों को भी बीट किया। ओके, हाँ, और रैंक वाइज सर। और तो वाकई में सर, मतलब उसके बाद फिर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। टॉप 100 में ही अपने जो करियर है उसकी शुरुआत में ही, टॉप 100 में ही आपने सिलेक्शन दिया। उसकी रैंक हालांकि सर अगले साल आई, क्योंकि वो 11th में थी, पहले साल 11th में, लेकिन रैंक अगले साल आई। तो इसलिए मैं सेकंड ईयर बोलता हूँ, सेकंड ईयर, क्योंकि 11th और 12th, क्योंकि हाँ, ईयर में मेरे भी 2 साल और भी 2 साल, साल भी आप ही ने पढ़ाया, तो उसमें वो 2 साल वाला वो रहा। इसी ओके, तो यानी यार सेकंड ईयर में ही इस तरह की रैंक प्रोड्यूस कर दी भाई। हाँ सही, मैं यार मतलब नहीं सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और उसके बाद फिर मेरे को वाकई में सर, मैं फिर टीचिंग का होके रह गया, फिर मुझे और मजा आने लगा। मुझे याद है सर, एक बार ऐसे ही बंसल में मैं बैठा था, कुछ काम कर रहा था, अचानक से एक बच्चा आया और उसने मुझसे एक डाउट पूछा। तो जैसे उसने डाउट पूछा, मैंने कहा आप किस बैच में हो? तो उसने अपना बैच बताया, टॉप मोस्ट बैच बताया। अच्छा, कि सर मैं इस बैच से हूँ। तो यार जैसे उसने डाउट पूछा, मैंने कहा यार तुम इस बैच में तो हो ही नहीं। बोला नहीं सर मैं इसी बैच में हूँ। मैंने कहा तुम ना अपना आई कार्ड दिखाओ। तो एकदम वो हिचकिचाने लगा। उसने कैसे भी करके अपना आई कार्ड निकाला कि सर ये रहा मेरा आई कार्ड। उस पर कुछ और बैच लिखा था, काफी ऐसे। तो मैंने पूछा यार इस पर तो ये लिखा। बोले नहीं सर, अभी अभी टेस्ट वगैरह देकर मैं अभी इम्प्रूव करते करते यहाँ तक पहुंच गया। मैंने कहा ये जो डाउट तूने पूछा है ना, तू इस बैच के में हो ही नहीं सकता। तो चला एक बार चेक कर लेते सिस्टम में कि तो किस बैच में एक्चुअली। फिर वो एकदम घबरा गया।
फिर उसने एकदम बोला कि सर आई एम सॉरी कि मैं इस बैच से नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा किया था। ये बहुत होता है सर। तो लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने ये कैसे पहचाना मैं इस बैच में नहीं हूँ? मैंने कहा जो तू ये डाउट पूछ रहा है ना, ये ऐसा डाउट है ना, जो उस बैच में कोई पढ़ रहा है बच्चा, जो वहां पढ़ रहा है, जो डिजर्व कर रहा है, वो पूछ ही नहीं सकता इस तरह का। बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब है टीचर तो हाव भाव देखकर और डाउट्स का लेवल देखकर ही बता देते हैं कि ये बच्चा किस स्तर का है, किस स्तर का है। तो सर कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं, मतलब जिनको हम इंस्पायर नहीं करते बल्कि वो हमें इंस्पायर कर जाते हैं। हाँ सर, यानी उल्टा कहना चाहिए एनर्जी फ्लो होता है, यानी वो अपनी लाइफ के थ्रू, अपनी सादगी के थ्रू, अपने रिजल्ट के थ्रू, है ना, वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक नया स्पार्क पैदा करते हैं कि यार सही में हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जो चाहे वो कर सकता है। तो ऐसे कोई बच्चा आपके लाइफ में कभी आया, ऐसा बच्चा? सर बहुत सारे किस्से हैं, काउंटलेस, लेकिन कुछ किस्से मैं पिक करूंगा जिससे एक मैसेज भी क्लियर जाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो एक तो सर एक गर्ल का किस्सा है, एक लड़का एक लड़की, ऑब्वियसली बात है, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, दोनों एक एक किस्से उठाऊंगा। सर एक गर्ल थी, वो जब मैं 11 12 दोनों पढ़ा रहा था, तो जनरली होता था 11 मैंने पढ़ाई तो 12 भी पढ़ा रहा हूँ, तो 11 तो मेरे पास थी और टॉप बैच में थी उस समय। तो वो 11 में बहुत औसम परफॉर्म कर रही थी, टॉपर थी वो, और बहुत औसम परफॉर्म कर रही थी, जबरदस्त मतलब। और वो सर आप उसे कह सकते हो कि एकदम जिसका होता है ना फुल्ली फोकस थी कि उसको और कुछ नहीं करना है, सीधा यही, और टू द पॉइंट करती थी। वो 12th में आई सर, 12th में आई, उसके बाद में उसका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे डाउन आने लगा। मैं सर क्या है कि एक्चुअली कई बार मैं एक और चीज मानता हूँ सर, थोड़ी सी मेरे में कमी है कि कई बार क्या होता है बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, तो बच्चों के रिजल्ट्स देखना और इसमें कई बार डिले हो जाता है क्योंकि बाकी चीजों पे फोकस हो जाता है। तो उसका रिजल्ट डाउन हो रहा था, मैं रिजल्ट देखता था, मुझे लगता था शायद इसकी तबीयत खराब हो गई या ये परफॉर्म नहीं करी, और मेरे को लगता है 2-3 टेस्ट में टोकना तो क्या होता है बच्चा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। तो मैंने कहा इसे एक बार नेचुरली खेलने देते हैं। उसने 11 पे किसी को कभी भी 1 पे नहीं आने दिया, ठीक है, थ्रू आउट द 11th। 12th के पहले 2-3 महीने में वो उसका रिजल्ट डाउन आता जा रहा था। इवन ये नौबत आ गई थी कि उसे स्टार बैच से आउट कर दिया जाए, है ना, ये नौबत आ चुकी थी। तो मैंने फिर फ्लोर इंचार्ज से एक दिन ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये इसका इतना रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है। मतलब मैंने उससे 2-3 बार पूछा, उसने कहा सर मेरी तबीयत खराब रहती है, कुछ यूजुअल बहाने बनाए, और हम बच्चों पर भरोसा करते हैं। और उसमें तो मेरे को बहुत अच्छा ट्रस्ट था कि वो 11 में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो फ्लोर इंचार्ज ने कहा कि सर मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो फिर आप उसे हैंडल कर लोगे। मैंने कहा हाँ सर। कि सर ये जो बच्ची है और एक नीचे का कोई बैच का कोई लड़का था, ये दोनों रोज मुझे गार्डन में दिखते हैं यहाँ पर और ये उसके चक्कर में है, और वहीं पे ये दोनों मिलते हैं, और इसने शायद पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। क्लासेस आती है ये, इसके अलावा ये बिल्कुल पढ़ती नहीं है। तो सर कई बार तो लेकिन बच्चे उल्टा सोचते हैं ना कि आजकल तो कई बार वो वीडियोस भी चलते हैं कि गर्लफ्रेंड कई बार आपका एक वो क्या एक सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है, आपका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकती है। ऐसा मेरे ख्याल से बहुत 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 रेयर होता है। हाँ बहुत सर। आज यूट्यूब पे एक्चुअली सर एक और बहुत बड़ी समस्या, इस किस्से को पहले खत्म कर लेता हूँ फिर मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। हाँ। तो मैं इस फेस को भुगत चुका हूँ, मैं इस फेस को भुगत चुका हूँ। मेरा सर कोर जो फर्स्ट ईयर से था कि मेरे को, मैं गेमर था तो मुझे कंप्यूटर गेमिंग के कोडिंग में ही जाना था, और शायद मैं वहां भी अच्छा करता जैसे टीचिंग में किया, लेकिन मेरा वाक्य में यही था। तो मैं उस एम से बिल्कुल भटक गया। तो जो भी ये डेविएशन आया वो जो कारण था, तो हाँ, तो वो अगले दिन जब क्लास के लिए आई तो मैं बाहर ही बैठा था, तो मैं उसका वेट कर रहा था। मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले पहुंच गया था, मैं उसका वेट कर रहा था। छोटे रूम होते थे, बच्चे कम होते थे, तो वो आई, आराम से आ रही थी, मैंने उसको बुलाया, सारा स्टाफ था, पूरा हॉल था, और वो सबसे बड़ा स्टार बैच था, तो ऑब्वियसली बात है और भी लोअर मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए, और भी बैचेस के बच्चे थे। मैंने सबके सामने सर उसे सुनाना स्टार्ट किया, बिल्कुल उसके सामने खड़े होके। इतना गुस्सा मेरे को याद नहीं, मैंने हाईएस्ट पीक टच किया था, मैंने बुरी तरह चिल्लाना स्टार्ट किया। 5 मिनट तक मैं चिल्लाता रहा और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू की नदियां बही। मैंने उससे इतना बुरा भला बोला ना, मैंने कहा मैंने अगर तुझे देख लिया या सुन लिया कि तू ऐसा कर रही है
तो मैंने कहा बेटा मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैं कसम। और हमारे यहाँ तो लड़कियों को पाँव छूने नहीं देते, हमारे घर का रिवाज है कि भैया पाँव भी नहीं छूने देते, क्योंकि सर वही दुर्गा है, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा को कैसे आप पाँव छूने दे सकते हो, भले वो छोटी हो। तो मैंने कहा बेटा मैं ये सब भूल जाऊंगा, मैं मारूंगा, ये याद नहीं रखूंगा, तो लड़की है, मारूंगा पक्के से। उसने कहा सर सॉरी। और वो 5 मिनट तक सर, वो मेरे को ये बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे को वो फ्लोरिस्ट ने बोला कि सर उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाता, आपने जैसा किया उसको हार्ट अटैक आ जाता, वो एकदम स्टैच्यू बनेगी। और बच्चे भी इस बात को समझते हैं, कोई टीचर इतनी शिद्दत से डांट रहा होता है ना, तो वो हाँ। समझते हैं यार ये कोई अपना ही डांट सकता है। हाँ। है ना, इतनी शिद्दत से या तो मम्मी पापा डांट रहे हैं, और अगर कोई टीचर डांट रहा है तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके साथ दिल से अटैच्ड है यार, वो आपका अच्छा चाहता है। बिल्कुल। तो फिर है ना, मैं फैकल्टी रूम में चला गया, मेरा पारा खराब हो चुका था। मैंने कहा मैं अगला टेस्ट देखूंगा, तेरे को मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए, नहीं तो फिर देखना मैं जिंदा कर दूंगा तेरे को। मैं चला गया। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार मैंने बच्चे को इतना बुरा भला बोल दिया यार, वो क्या वो, और फ्लोर इंचार्ज भी आया कि सर अरे यार आपने इतना बोल दिया। मैंने कहा यार मैंने जो इमोशन थे वो हो गए, क्लास पढ़ाई, वो क्लास में भी एकदम गुमसुम रही। अगला रिजल्ट आया, उसने वाकई में इम्प्रूव किया और वो वापस अपनी पोजीशन पे आई। ठीक है, 3 महीने उसने बर्बाद किए, वापस लग के आई। जितना उसने बैकलॉग था वो मेरे से बार बार आके कि सर मेरे को हाफ एन आवर चाहिए शाम को। मैंने कहा आ जा बेटा। तो और सर उसने वाकई में खतरनाक वाला बैकलॉग क्रिएट दिया था। IIT दिल्ली गई, अरे मेरे से मिलना आई। सर जब मिलना आई ना तो बहुत मजा आया। ऐसी चीज भी सुनानी नहीं थी है, क्योंकि वो बच्ची भी क्या सोचेगी, है ना। तो वो मेरे से मिलना आई, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में बहुत लंबे टाइम रहा था, तो मैं बच्चों को क्लास के बाद डाउट बता रहा था। तो उसने पूछ लिया होगा, वो सिस्टम से अवेयर थी, उसको वहीं से पढ़ी थी। तो वो आई, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने। मैं ड्रेस, अब बच्चे बोलेंगे सर बच्चों की ड्रेस बता रहे हो, रीजन सर कम से कम 300-400 बच्चे खड़े थे, सब उसी को देख रहे थे। अच्छा। उसने कहा ये कौन आया है, और एकदम शानदार, मतलब गेटअप उसका शानदार, पर्स वर्स। वो आई मेरे पास कि सर, मैंने कहा अबे तू, मैंने कहा तू क्या चेंज हो गई, तो एकदम स्टाइलिश हो गई। कि हाँ सर मैं ना अब जॉब लग गई, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, बाहर जा रही हूँ, ये है वैसा है, IIT से किया मैंने, ये वो, मेरे को आपसे मिलना था। मैंने कहा फिर मैंने कहा बहुत मजा आया तो तेरे जो को थैंक यू करने आई डांटने के लिए करने। हाँ। हाँ, तो कई बार ये बहुत अच्छी बात है, कई बार बच्चे बड़ा गलत समझते हैं टीचर के डांटने को। हाँ। तो तभी डांटता तो है thank you आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। और देखो ना कैसे आपने उसकी जिंदगी बदल दी। हाँ, एक चीज और है, जैसे कई बार कोटा की इस USP को ही बहुत बदनाम करते हैं लोग। वो कहते हैं कि यार यहाँ कंपटीशन है, बच्चा जो है वो उसे फेस नहीं कर पा रहा। एक चीज बताइए सर, कंपटीशन क्या जैसे कोई भी कहता है कि भैया इनको कंपटीशन मत दो, तो एक काम करो 15 लाख IIT खोल दो, कंपटीशन खत्म करो। आप 15,000 सीटें रख रहे हो, 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो है सर। तो वो आज फेस नहीं करेगा तो एग्जाम के दिन फेस करेगा, रिजल्ट के दिन फेस करेगा, जिंदगी में कभी ना कभी तो जिंदगी में फेस करेगा। नौकरी करने जाएगा, वहां गला काट कंपटीशन है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं रेस करेंगे। आप बिजनेस करने उतरेंगे तो कंपटीशन है। कंपटीशन कहाँ नहीं है सर, नेचर में कंपटीशन है। नेचर में competition। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सर, है नहीं। हाँ। तो यार नेचर में भी कहीं हर जगह कंपटीशन है, तो कंपटीशन से ही आदमी सुधरता है, आदमी अपने आप को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सर। कंपटीशन बहुत एसेंशियल है सर मेरा मानना ये है कंपटीशन एसेंशियल है, आपको करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है तो आपको करना ही वो था ना कि IIT क्यों पास करना है, बोले इसलिए करना है क्योंकि टफ है, इसलिए। हाँ, इसलिए करना है। तो ये सबसे बड़ा मोटिव है ये सबसे बड़ा क्रैक करने का, IIT क्रैक करने का, अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि मैं टफनेस से लड़ सकता हूँ। तो सर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, मतलब सुनकर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो 56 इंच की स्माइल आए बच्चों के चेहरे पर। तो जब फंक्शन हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था, और JEE एडवांस, JEE एडवांस सर, हाँ, नहीं सर, असल में कोटा में अच्छा, कोटा में जब भी हम कोई भी रैंक बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी कोटा का टीचर बोल रहा है ना ये रैंक, तो समझ जाएगा वो एडवांस की है, एडवांस की है। और वो अगर JEE बोल रहा है ना, तो समझ जाना वो सिर्फ IIT JEE एडवांस की ही बात कर रहा है। वो मेंस के बारे में बाल ही नहीं रहा, मेंस के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही। बात ही नहीं हो रही। तो सर ऑल इंडिया रैंक 11 थी, विक्ट्री सेलिब्रेशन चल रहा था, तो ये लोग हीरो होते हैं उस समय। और भी थी रैंक्स, और भी अच्छी रैंक्स आई थी, तो मतलब सिंगल डिजिट वाली रैंक्स थी। तो इसकी तो 5th-6th रैंक थी इंस्टीट्यूट में, 11th रैंक तो ओवरऑल और इंडिया में थी। तो सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, ये वो, और बच्चे थे
जो 12-13 वाले जो थे, तो सारे बच्चे इनके एकदम फैन हो रहे थे। तेज मिलती है भैया। हाँ, फुटेज मिल रही थी, खासकर से लड़कियां। ओको। लड़कियां इनसे ऑटोग्राफ ले रही है एकदम जैसे ये लड़के, और ये बड़े शाई सा नेचर का था, जैसे उधर जा रहा है तो एकदम चिल्ला रही है, मतलब लड़कियां लड़कों को छेड़ रही है और ये बेचारे शर्मा रहे। तो मैं इसके बाजू में खड़ा था, मैं कहा देख बेटा, आज पहला फायदा था तेरे को, अब तेरे को प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अल्लाह के, पहला फायदा था तेरे को आज क्या हो गया। हाँ, आज ही चालू हो गया, तेरे को ऑटोग्राफ मिल रहा है। भाई साहब इतनी सारी लड़कियां तेरे को भाव दे रही है, शर्मा गया, अरे सर आप क्या कर रहे हो, सर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा तेरे को भाव मिल रहे, ले ना। सही बात है, यानी कहना चाहिए टॉप रैंक लाने का एक अलग ही फायदा हो, अलग फायदा, एक ऐसे फायदे हुए थे जो आप अभी समझ नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। और पहले मेरे ख्याल से क्लास 12 में जब वो पढ़ रहा था, उसे उतना अंदाजा शायद नहीं होता कि एग्जाम किस लेवल का आता है। बिल्कुल। जब एक बार वो एग्जाम की तैयारी कर लेता, दे लेता है, फिर उसको समझ में आता है जो टीचर ने कहा था क्लास में, यार वो सब चीजें सही थी यार। हाँ। वो जिस लेवल पर खेल रहे थे उस लेवल पर खेलना चाहिए था मुझको। बिल्कुल। मुझको भी हिम्मत करके आगे फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था। बिल्कुल। उसे वाक्य में क्लियर हो जाता है, और वो वाक्य में फिर कहता है कि सर मुझे अब पता चल चुका है कि इस लेवल पे चीजें आएंगी, तो इस लेवल पे मुझे जाना ही पड़ेगा, भले स्ट्रेस लगे। थोड़ा तो ये तो है। तो बच्चे बहुत जल्दी मेरे ख्याल से, अच्छा हाँ एक चीज और, बच्चे बहुत सारे सोचते हैं ड्रॉप करके सर हम बेसिक से पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से जब शुरू में पढ़ लेते हैं कुछ समय, तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यार यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाई जा रही चीजें, बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है। हाँ। सामने वाला टीचर हमें इतना बड़ा बेवकूफ समझ रहा है। कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि टीचर इतना बड़ा बेवकूफ समझ रहा है, ये तो सोच रहा है हमें कुछ भी नहीं आता। हाँ, है ना। तो इससे ज्यादा बेसिक और क्या होगा, और वहां से लेकर एडवांस तक लेवल तक जाना। बिल्कुल। और सर मैं अभी कुछ ही दिनों में मैंने एक डायलॉग इवॉल्व किया है, ऑनलाइन में अभी चीजें आई है, तो मैंने इवॉल्व, मैं खुद भी बहुत सीख रहा हूँ, और ये जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना उससे शायद डबल मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल इनका भला करता है सर, बिल्कुल। आप और आपने भी बहुत, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तो शायद तुम एक दिन हमारे साथ रह के देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा हमारा दिनचर्या क्या है और हम कैसे मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो तुम्हें लगेगा सर आप तो हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, वो भी एक सब्जेक्ट को लेकर इतनी मेहनत, एक सब्जेक्ट को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैंने इनको कहा था कि भाई इतना बेसिक से होगा, अब क्या नहीं होगा वो बता देता हूँ। डायपर पहनना नहीं सिखाऊंगा, नाक पहुंचना नहीं सिखाऊंगा, और जो बेसिक चीजें होती है छोटे बच्चों की वो नहीं करना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बेसिक होगा साइन 30 हाफ सिखाया मैंने, ठीक है। साइन 30 डिग्री हाफ वो जो मैं मानता हूँ, मैंने तो कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बताया है। सही बात है ना। लेकिन ये है कि बेसिक, अब कई बार बच्चों को होता है सर अगर आप साइन 30 हाफ बता रहे हो तो इसका मतलब आप एडवांस में नहीं जाओगे। हाँ, उनको ये लगता है, ये एक बहुत ना बेसिक पढ़ा रहे हो तो उनको ऐसा लगने लगता है कि यार अब कहाँ आप जाओगे, आप तो इसी में बहुत बेसिक बेसिक नहीं लग जाओगे। हाँ। तो मेरा ये लगता है कि सर इसमें भी मैं वही चीज बोलूंगा जो, मतलब मैंने कहा ना, देखो अच्छे लोगों का साथ आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैंने अमिताभ सर से भी बहुत कुछ सीखा, रोहित सर से सीखा, आशीष सर से सीखा। तो आज दूसरा डायलॉग आशीष सर का ही मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी कंप्लीट आशीष सर करेंगे, है ना। वो आशीष सर ने ही मुझे बोला, जब हम एक वीडियो की रिकॉर्ड करके बाहर आ रहे थे, तो आशीष सर ने बोला कि बच्चों को ट्रस्ट, जैसे सर का होता है ना विश्वास नहीं अंधविश्वास करना चाहिए, तो सर ने कहा था कि यार बच्चों को ये ट्रस्ट करना चाहिए कि प्लेन में बैठे हो। सर प्लेन वाली जो आपने मेरे को बात बताई थी कि भाई अभी प्लेन में बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी प्लेन में बैठे हो तो पहली चीज तो पायलट पे विश्वास रखो कि वो सिर्फ रनवे पर, अगर आपका हवाई जहाज अभी चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उड़ेगा नहीं, अभी चल रहा है, रनवे पे चल रहा है, फिर दौड़ेगा भी और फिर उड़ेगा भी, और अच्छी खासी ऊंचाई और अच्छी खासी ऊंचाई पर भी जाएगा, है ना। पायलट पर विश्वास रखो। बिल्कुल। आप कभी भी ये नहीं कहते कि यार पायलट को आप फिक्स ढंग से नहीं उड़ा रहे हो, आप इतना हल्के हल्के चला रहे हो। हाँ नहीं, और मैं तो सर इसमें, और ये मैंने अभी प्रयास में एक दो बार बोल भी दिया, मैंने कहा सर जैसे मैंने यही सर बोली, समझने लगे हैं, आप समझने लगे सर, 8 दिन में बहुत चेंज आया है सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरह के बच्चे समझ जाते हैं। एक तो वो जो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सब बेसिक से पढ़ाओगे ना, उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने बेसिक से पढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल। तो जब देख लेते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ पढ़ा चल, है। फिर धीरे धीरे करके जब ऊपर जाते हैं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें लगता है क्या इतना ही बेसिक चलेगा, उन्हें भी समझ में नहीं यार, नहीं अब लेवल बढ़ेगा। कई बार जैसे वो टेक ऑफ करता है, फिर बच्चों का आता है मजा आया मजा आया मजा आया। एक और चीज इसमें एड ऑन करूंगा, मैं ऑफलाइन में अपने आप को थानोस बोलता था। अच्छा, ओके। थानोस, कि आई एम द थानोस। तो बच्चे कहते थे थानोस, आज भी वैसी है, आज भी वैसी है कि आई एम द थानोस। बच्चे कहते सर थानोस तो नहीं हो आप। जनरली मैं डांटता भी कम हूँ, और बच्चों को पुरानी चीजें पता होती है कि यार ये मारपीट करने वाला इंसान नहीं है। मैंने वैसे वजन काफी कम किया, पहले मैं थोड़ा डरावना था। अच्छा। तो बच्चों को पहले लगता होगा कि यार ये खूंखार आदमी मारता वारता होगा। अब तो
ऐसा फिर पता चलता था कि नहीं यार, इन्होंने तो कभी कुछ अंगुली भी टच नहीं की बच्चे को, और डांटते भी बहुत कम है, पढ़ते नहीं हो तो डांटते। तो मैं बच्चों को कहता था थानोस, तो बच्चे कहते थे थानोस क्यों? मैं कहा बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास 6 स्टोन्स है, जस्ट अ स्नैप इज रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड रैंक इन IIT। वो 6 स्टोन तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने कहा मैं अच्छा वाला थानोस हूं। मैंने कहा वो 6 स्टोन तुम मुझे दे दो, मैं सिर्फ चुटकी बजाऊंगा, पूरा बैच सेलेक्ट, खत्म बात। मैं दुनिया की आधी आबादी नहीं करूंगा, हाँ, जो बाकी आबादी है ना उसका कंपटीशन 10 गुना कर दूंगा, क्योंकि ये तो सब सेलेक्ट हो रहे हैं कि IIT में सीटें 10,000 नहीं है, ये तो हो गए सेलेक्ट, इनको माइनस करके सीटें काउंट करो। तो मैं वो 6 स्टोन्स बच्चों को बताता था। द फर्स्ट इज सेल्फ बिलीफ। पहले खुद पे भरोसा नहीं होगा तो दुनिया में आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। आपको खुद पे भरोसा हो कि मैं कर सकता हूं यार, कर सकता हूं, आज मैं कहीं भी हूं, कर सकता हूं। सेल्फ बिलीफ, इस तरह से मैं 6 चीजें बताता था कि कंसिस्टेंसी है, क्या आपको डेली क्लास आना है, बिल्कुल, आपको कोई क्लास नहीं छोड़नी है, भले ही मौसी के लड़के की शादी हो या किसी की भी शादी हो, स्किप इट। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी खुद की शादी में जाना है, बाकी हर शादी आपके बिना हो सकती है, हर शादी आपके बिना हो सकती है। बिल्कुल ना भाई, बस वही एक शादी जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, बाकी हर शादी ऐसा नहीं हो कि तुम नहीं गए तो शादी अब नहीं हो पाएगी, बोले राहुल तो आए नहीं अब शादी हाँ कैसे हो? बिल्कुल। तो उसमें भी सर आजकल वैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, वीडियो कॉल से करवा लेना, पंडित जी को बोल देना वीडियो कॉल, शादी करनी जरूरी है, अभी करनी है तुम्हें, मान लो, है ना, प्रायोरिटी सेट है यार, वीडियो कॉल पे कर लेना यार, वीडियो कॉल पे, सही बात। हाँ। लेकिन भैया छुट्टी तो कंसिस्टेंसी इज ए वेरी मतलब रिक्वायर्ड थिंग। उसके बाद में है सर आपका डिसिप्लिन आपका डिसिप्लिन। क्लास में आप रोज क्लास आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जैसे कहते हैं ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हर किसी का, हमारा भाई कई बार पढ़ाने का मन नहीं करता, बट व्हाट ड्राइव्स यू थ्रू इज डिसिप्लिन। सर ऐसा तो नहीं है 365 के 365 दिन हमारा पढ़ाने का मन करता है, नहीं होता। 2 दिन हमारे भी पढ़ाने का मन नहीं करता, 10 दिन भी हमारा पढ़ाने का, कभी कभी बीच में ऐसा आता है, लेकिन व्हाट ड्राइव्स अस थ्रू इज डिसिप्लिन। सर वही होता है कि जब आप एक बार क्लास में घुस गए, तो अब आपका भले ही कहीं झगड़ा हुआ हो घर पे, कुछ भी हो, आपने डांट खाई हो आधे घंटे, आप ये जितने भी बड़े मास्टर है ना, ये क्लास में शेर होते हैं, घर पे क्या होता है पता नहीं। शेर क्लास के शेर है, मास्टर ही क्यों, हर कोई, मतलब मैं कोई नहीं छूटा। हाँ, कोई नहीं छूटा। जो ये कहता है कि मैं घर का भी शेर हूँ, वो झूठा है, तो झूठा है, खैर घर में शेर नहीं है, हाँ। शेर ये बिल्कुल। तो उसमें ये है कि सर डिसिप्लिन हम भी लाते हैं। जब एक बार आप क्लास में एंटर हुए, आपका मैनेजमेंट से क्या लफड़ा चल रहा है, आपका घर पे क्या लफड़ा चल रहा है, आपका फाइनेंशियली क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज शट ऑफ। बिल्कुल, अब भैया आप पढ़ाएं, अब आप दूसरी दुनिया में हो, अब दूसरी दुनिया में, बिल्कुल ये होता है। वो बहुत जरूरी है सर। और वो डिसिप्लिन का मतलब है सर, मैं कई बार बच्चों को पूछता था आज कितने बच्चे क्लास में, बच्चे कहते हैं सर 200। मैंने कहा नहीं, कितने हैं, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने कहा तुम तन से यहाँ हो, हाँ, मन से नहीं हो, और तुम रेस में शायद पीछे भी अड़ो, हाँ पीछे हो। तो वो क्लास में तो आना है कंसिस्टेंसी, लेकिन डिसिप्लिन से पढ़ना भी है, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस, बिल्कुल, फिर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में सर एक और बहुत मैं चीज बोलता हूं, मतलब जैसे स्टोन्स होते हैं, मैं सब पे समझाता था। एक है कि मिथ ऑफ परफेक्शन, हाँ, ये IIT की तैयारी में बहुत कभी नहीं होता, तैयारी कभी भी परफेक्ट होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाने से पहले भी लगेगा कुछ और समय मिल गया होता, हाँ। पता नहीं अब हमने क्या कर लिया होता। बिल्कुल सर। तो मैं उनको कहता हूँ परफेक्शन इज ए मिथ। तो चाहे 12th में बच्चे हों चाहे ड्रॉपर हों, हर किसी को ऐसा महसूस होता है। 12th वाले को लगता है कि अभी 1 साल और मिल जाएगा ना, अगर मैं ड्रॉप ले लूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा, हाँ। और ड्रॉप वाले को लगता है अगर 1 साल और मिल गया होता, शायद इससे बेहतर कर सकता है। हाँ। और सर जैसे मैंने इनको जैसे ये चीज बताता हूँ, तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जब बोर्ड का एग्जाम देते हो तो वहां क्या होता है कि आपकी एक आदत होती है। मैं जनरली टॉप जो बच्चे होते हैं, कई बार क्योंकि बहुत जल्दी हार जाते हैं, हार मानना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। तो इनका एक माइंडसेट होता है कि यार हमने 8th में दिक्कत नहीं हुई, 9th में दिक्कत नहीं हुई, तो उसमें ये होता है कि 8th 9th 10th में ये होता था कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपने साइंस पढ़ी, मैं बच्चों को कहता हूँ साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ऑल इक्वल्स टू हिस्ट्री, खत्म बात। सारे सब्जेक्ट मेरे लिए हिस्ट्री है, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी 10th की मैथ्स पढ़ी, जितने क्वेश्चन थे उन सबके सॉल्यूशन आपको याद है, बस आपको डेटा अच्छी चेंज हो गया। हाँ, डेटा चेंज हो गया, आपको अच्छी राइटिंग में लिख के आने, और आपको अच्छे परसेंटेज मिल गए। पहला क्वेश्चन आया, अच्छी राइटिंग में लिखा। दूसरा क्वेश्चन, सर 10th की मैथ्स, आप तो मैथ्स के सर लेजेंड हो, सर मुझे बताएंगे, मैंने एनकाउंटर किया जब मैं कैट की तैयारी करता था, 10th की मैथ्स नचा देती है, अगर नचाना नचाना चाहे नचाना बिल्कुल चाहे। सही है।
बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। कैट की तैयारी मैंने भी की, हाँ। तो बिल्कुल नचा देती है, क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। बस वही यानी कहने का मतलब जब कोई पूछने वाला डेप्थ में, तो हाँ। फिर कुछ भी पूछ, कुछ भी सर, 0.1%, 0.01% जनता भी पास ना हो अगर 10th की मैथ्स में घूमे हुए क्वेश्चन आने लग जाए। 0.001% जनता पास नहीं होगी। इतने क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोल दूंगा, आप एक चीज सर्च कीजिएगा, हार्डेस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स। एक ट्रायंगल है जिसमें बहुत सारे एंगल दे रखे हैं, 2 एंगल पता करने हैं। उसका 30 मिनट का वीडियो देख के इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। 10th का लेवल है, 10th लेवल। वो 30 मिनट के वीडियो के बाद इनको समझ में नहीं आया कि क्या समझाया, जब भी 10th लेवल चल रहा है। तो सर 10th की मैथ्स नचा देती है, लेकिन वहां आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, इतिहास पढ़ा है। तो क्या होता है, मैं इनको बच्चों को बस वो रिड्यूस किया जाकर एग्जाम में, और बस बस नहीं किया। आपको ये पता है, इस हार्ड डिस्क में सॉल्यूशन पड़ा था, आपने लाके रख दिया। अब क्या होता है, जैसे ही कंपटीशन एग्जाम देने आते हैं, तो वहां क्रिटिकल थिंकिंग, वहां क्वेश्चन घूमते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। कहीं सीधे क्वेश्चन आते हैं, कहीं घूमते हैं। तो वहां बच्चे का वो परफेक्शन वाला अभी भी माइंडसेट होता है, मैं पहला क्वेश्चन ही करूंगा, दूसरा ही करूंगा, तीसरा ही करूंगा, चौथा ही करूंगा। ये मैं उनको ये बताता हूं कि ये हमें डालनी है। हो सकता है आपसे पहले 5 ना बने, अगले 5 बन जाए। हाँ, ये होता है कि सर ने अगर 10 सवाल दिए हैं तो उसको आदत होती है 10 के 10 बन जाएंगे। हाँ, क्यों आदत होती है कि मैं तो बचपन से, मैं तो अपना स्कूल टॉपर रहा हूँ, तो मुझसे 10 के 10 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, 10 में से शुरू के 3 बने ही नहीं। हाँ, तो वो कहीं ना, लेकिन भाई समझो, वो पेपर भी ऐसा है, एग्जाम भी ऐसा है, उसके क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। तो मैं इनको सर यही कहता हूं कि आप परफेक्शन हटाइए। मैंने इनको एक और किस्सा सुनाता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जब मैंने पढ़ाए, मतलब सिंगल डिजिट वाले बच्चे भी, हमने उनको 3-3, 4-4 साल पढ़ाया हो, मान लो, मतलब वो फर्निश्ड करते हुए लाए। मैंने कहा मैंने ही उन्हें तैयार किया है, एक टॉपिक 2 बार 3 बार पढ़ाया है, और मुझे लग गया ये बच्चा हवा में है। तो फिर मैं ऐसे तरकश में ऐसे 3 हमारे कभी आने भी नहीं देते। भले ही वो आएगा, सिंगल डिजिट होगा अपने घर में। हाँ, अब मैं उसको बैक टू बैक 10 क्वेश्चन दूंगा, एक नहीं हिलेगा उससे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ही सिखाया, मेरा ही शिष्य है ना, मुझे ही पता है। तो एक्चुअली, और जबकि उसकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, तो परफेक्शन इज कंप्लीट मिथ। अब क्या होता है सर, इससे दिक्कत क्या होती है, मैं इनको कहता हूं जेईई मेंस इज 40, 60, 80 गेट। 40 अभी कट ऑफ क्लियर है, 60 99 परसेंटाइल है, 80 99.9 परसेंटाइल है। तो आप 80% का मतलब 20 गलत कर सकते हो। आप ऐसे सोचिए, बिल्कुल 20% गलत, 20% गलत कर सकते हो। और जे एडवांस में तो 30%, 45, 55 एंड 65, मैं ये ऐसे लेके चलता हूँ। 30%, 30 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप आईआईटी में जा रहे हैं। 45% के करीब आप 5000 रैंक के करीब आ गए, 4000। 55 और 58% पे आप 1000 में बैठे हो। बिल्कुल। तो सर आधे सवाल सही करके आप 1000 में बैठे हो, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो मैं इनको कहता हूं कि ये अभी से आगे ये सोचते हैं कि सारा पेपर करके आएंगे, हाँ। पूरा का पूरा A to Z। भाई रैंक 1 से भी आज तक नहीं हुआ, पूरा पेपर नहीं हुआ। और सर वो आईटी के प्रोफेसर हैं, उनका मन हो गया ना, वो कितने तरकश में बाहर लेके, हाँ, वो हमसे कितने ज्यादा तरकश में तीर लेके बैठे होंगे। सही बात है। तो वो अगर उनको आपसे सवाल नहीं करवाना है ना, सबसे लल्लू टॉपिक है फिजिक्स का, सबसे लल्लू टॉपिक है मैथ्स का, उनको सवाल नहीं करवाना है। वो आईटी के प्रोफेसर से, इंटरनेशनल वैल्यूज है उनकी, उन्होंने सवाल दिया ना, हिलेगा नहीं। सर मेरे हिसाब से आपके भी कॉलेज में ओपन बुक टेस्ट हुए होंगे सर। बिल्कुल, टेक होम भी हुआ, ऊपर टेक होम हुआ है। तो और मेरे हिसाब से आप बहुत सारे लोग, मतलब मैंने ये, और वो कहते थे हॉस्टल ले जाओ। बिल्कुल, हॉस्टल एमटेक वाले सीनियर से पूछ लो। हाँ, तो जैसे हम सीनियर के पास जाते थे, वो कहते ले आए, हमारी पिछले साल बेइज्जती हुई, हमारी साल हुई होती, ये होता था। बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे तो कुछ प्रॉप कहते थे 5 क्वेश्चन दिए हैं, हाँ, बस एक कर लाना, हाँ। टॉपर बनोगे तुम, पेपर घर ले जाओ। हाँ घर ले जाओ, अगले दिन सुबह सबमिट कर देना सर, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हम कहते थे अच्छा घर ले जाएं, बोले हाँ, कल सुबह सबमिट कर दें। हाँ, कोई चेक नहीं होगा, कोई चेक नहीं करेगा, नहीं ले जाओ आराम से, पेपर घर पे बैठ के करो। सर मैं 4th सेम में ही हुआ था मेरे साथ। जब आए हमारे सर, तो उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ाते बहुत औसम थे, पढ़ाते भी बहुत औसम थे। हम थोड़े मक्कार थे तो कम जाते थे, है ना, लेकिन पढ़ाते बहुत औसम थे। उन्होंने ओपन बुक टेस्ट लिया, और मेरे को ये फनी लगा कि उस दिन मुझे पता चला मेरे कॉलेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सही बात। उस दिन मुझे ये पता चला, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो एक कॉलेज लाइब्रेरी का कार्ड भी मिला था, ढूंढा, कॉलेज लाइब्रेरी जाके इतनी किताबें लेके आए, कुछ काम नहीं आई। कुछ काम नहीं आती सर, वो कहने का ओपन बुक होता है, होता सोचिए उनकी औकात, अगर वो पेपर बना रहे हैं, उन्होंने चाह लिया कि आपसे ना हो, तो उस समय क्या करना होता है, आपको वो क्वेश्चन छोड़ना होता है। सचिन भी हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता। अगर अच्छी बॉल आ रही है तो सम्मान करो, कोई बॉलर मिलेगा जिसको कूटोगे। बिल्कुल,
तो कोई आसान क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल। और आईआईटी में हर सवाल ऐसा नहीं आता। हर सवाल है बाउंसर नहीं आता हर सवाल। हाँ, मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि अगर बच्चों के दिमाग से, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब से ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि एक अलग ही दुनिया से पेपर निकल कर आता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं आता। कुछ पोर्शन मुश्किल आता है, हाँ, लेकिन बहुत सारा पोर्शन आसान भी आता है। बिल्कुल। सिर्फ जैसे मैं इसमें पहला ऐसा नहीं तो पहला क्वेश्चन लिखा छू के बता, ऐसा करके ऐसे होता है। है ना, ऐसा नहीं आता है हाँ, यार। डुएबल भी आते हैं, डुएबल कुछ टफ भी आते हैं, नो डाउट। 30 40 30 रहता है सर मेरे हिसाब से। ये होता है 30 इजी, हाँ। जेई एडवांस के हिसाब से, एडवांस जेई मेंस नहीं। हाँ 40 मॉडरेट और 30 है सर। जेई इस हिसाब से बनाती है ये 30, ताकि आपकी कट ऑफ निकले। मतलब कोई इतना बेइज्जती भी ना हो जाए कि इसको लगे तेरे बूते से बहुत बेइज्जत होके हम निकले, वो भी ना लगे कि 30 32 कुछ तो बन जाए उसको। कुछ तो बन जाए सर। जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे ऐसा होता था कि अच्छा बैच है, सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन क्या है वो बहुत फॉर्म में आ गए, तो उनकी धज्जियां उड़ानी होती थी। तो एक या दो लेक्चर बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन डालते थे, धुआंधार धार 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 धार। एक दो दिन बाद वो हथियार डाल देते थे कि गुरुदेव हम आगे नीचे, हमें नहीं आता कुछ, हमें नहीं आता। अभी और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिर वो एक दो बच्चे कहते थे कि यार सर आईआईटी में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्या? मैंने कहा बेटा देख, अगर आईआईटी में सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, मेरी बेस्ट एडवाइस है पेपर देने मत जाना। उसने कहा सर क्यों? मैंने कहा तेरे को घर से उठा के लेके जाएंगे, तेरा बेटा आईआईटी में एडमिशन हो गया, नेगेटिव में कट ऑफ जाएगी, नेगेटिव में कट ऑफ -13 -15 जाएगी। अगर सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए तो पहले 30% क्वेश्चन कट ऑफ के लिए होते हैं, अगले 40% रैंक की फाइट होती है, और लास्ट 30% टॉपर्स फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें रैंक 1 रैंक 2 में के भी नंबर से नहीं रखना है। बिल्कुल। नीट थोड़ी चल है कि 720 5 टफ सवाल है पूरे दुनिया के आगे। आपकी रैंक 1 2 वो वहीं से डिसाइड, वहीं से 250 में से कितने बना लिए। वो टॉपर्स में भी डिफरेंस लाना चाह रहे हैं। सोचो यार, हम क्लास में इस लेवल पर पढ़ाते हैं कि यार हम हमेशा से बोलते हैं, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि यार हम ये सोच कर पढ़ाने कि मेरे सामने रैंक 1 बैठा है। हाँ, रैंक 1 बैठा है, ये जरूरी है सर। यही सोच के पढ़ाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस जानकर, और बहुत मजा आया। मतलब मुझे पर्सनली, मुझसे ज्यादा मजा तो इन बच्चों को भी आया होगा ये पूरी पॉडकास्ट देखकर। उन्होंने आपकी लाइफ और इतने मजेदार किस्से जाने, ठीक है ना। बहुत मोटिवेटिंग रहा ये सेशन सब बच्चों के लिए सर। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि अगर यही पॉडकास्ट किसी और, क्योंकि आशीष सर मेरे सीनियर हैं, और सर की लेगेसी, मतलब आप सोचिए हमने सर की लेगेसी सुनी है। मतलब सर से मिलने से बहुत पहले मैं सर के नाम से मिल चुका था, है ना। तो मुझे मैं मिला नहीं वाकई में, तो आज सर ने स्टार्टिंग में रैगिंग ली तो मैं बहुत डरा, बाद में सर ने मेरे को हल्का कर दिया, है ना, फिर चीजों को डाइवर्ट कर दिया, वरना बहुत सारी पोलें खुली। सर कुछ किस्से तो ऐसे है जो मैंने कभी क्लास में भी नहीं सुना है। मैं क्लास में भी बहुत मजा आया, मतलब आपके साथ। लेकिन मुझे लगा कि चलो कभी तो कभी रिवेल होने ही थे। बिल्कुल आपके साथ हो गए, तो आशीष सर ने रैगिंग ली तो लगा कि यार हाँ, अब सर को थोड़ी ना मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, तो सर के सामने तो सही बोलना ही पड़ेगा, सब कुछ सच्चाई बतानी पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। लेकिन बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। तो आई होप आप लोगों को भी इतना ही मजा आया आप लोगों को भी इतना ही मजा आया हो।